नमस्कार, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आज के इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर किस शासकों के द्वारा, किन राजाओं के द्वारा, किस टाइम पे कौन से कलाएं या आर्ट या आर्किटेक्चर बनवाए गए हैं, मूर्तियां बनवाई गई हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है गंधार तथा मथुरा कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ गंधार एंड मथुरा। आपको इसमें यह बताना है कि मूर्तियां बनाने के लिए जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, उनमें गंधार का जो तरीका है, जिसको हम हिस्ट्री के अंदर शैली कहते हैं, उसको हम पेंटिंग के अंदर शैली, ठीक है। तो जो गंधार और जो मथुरा कला है, यानी कि आर्ट, हिंदी में बोले तो शैली, इन दोनों शैली को आपको डिस्क्राइब करना है कि गंधार शैली के अंदर मूर्तियां कैसी होती थी एंड मथुरा शैली के अंदर मूर्तियां कैसी बनाई जाती थी, और एक आध आपको एग्जांपल भी इसके साथ लेना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है इसके अंदर कि मौर्य एम्पायर, जब मौर्य डायनेस्टी जो है उसका डिक्लाइन हो गया था, कब, यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद इसका क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। तो मौर्य एम्पायर के एंड के बाद कुछ और डायनेस्टी आए, जिनमें से कुषाण डायनेस्टी भी रही, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन शैलियों के निर्माण में, इनके संरक्षण में या इनके फलने फूलने में। तो आपको इसमें यही बताना है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैसे ही मौर्य एम्पायर का एंड हुआ, उसके बाद के शासकों ने, उसके बाद के डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं भारतीय कलाओं के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में खोल रखा है पीडीएफ, और इस तरफ मैंने इंग्लिश में इसको ऑन कर रखा है। तो प्लीज़ आप जरा देखते जाना, मैं एक एक करके आपको समझाते चला जाता हूँ बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में, ताकि आप चीज़ों को बना के लिख पाओ। देखो, आधुनिक पेशावर जो कि पाकिस्तान में आता है, और अफगानिस्तान के पास पंजाब की जो पश्चिमी सीमा, यानी कि जो पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर मान लो ये पंजाब है तो पंजाब का इस वाले पार्ट में, ठीक है, क्या हुआ, इससे सटा हुआ, इससे लगा हुआ एक जगह है जिसका नाम है गांधार। तो गांधार में ही इस मूर्ति का निर्माण किया गया, या इस कला या इस आर्ट का निर्माण हुआ, इस आर्ट की खोज या इस आर्ट का यूज़ किया गया, इसलिए गांधार के नाम पे इसका नाम गांधार कला शैली रख दिया गया। तो यूनानी आक्रमणकारी जब भारत में आए तो उन्होंने अपनी जो कल्चर है वो भी साथ लेकर आए, इसीलिए गांधार शैली यानी गांधार आर्ट के ऊपर यूनानियों और रोमनों के द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसका प्रभाव दिखता है, यानी कि उनका जो ट्रेडिशन था उसी के अकॉर्डिंग गांधार शैली के अंदर मूर्तियां बनाई जाती थी, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ा। क्योंकि ये जब लोग, देखो, जब कोई भी देश विदेश से भारत के अंदर आएगा किसी भी चीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी कल्चर को, अपनी खान पान संस्कृति को लेकर ही आएगा। तो यहीं से ये आर्ट का तरीका भी आया। तो इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली कहा जाता है। ग्रीक क्यों? क्योंकि जो लोग आए उनका संबंध कहीं ना कहीं यूनान से था। यूनान को आज ग्रीक कहा जाता है, और वो इंडिया में आए इसलिए इसको इंडियन शैली कहा गया, इसलिए इसको ग्रीक इंडियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर गांधार शैली आपसे कहा जाए या ग्रीक इंडियन शैली कहा जाए, बोथ आर सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधार शैली का विकास 50 ईस्वी पूर्व यानी कि 50 BC से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में दो चरणों में हुआ। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, दो स्टेजेस में हुआ। पहला जो स्टेज था, इसके अंदर मूर्तियों को बनाने के लिए नीले, धूसर, बलुआ प्रस्तर का यूज किया जाता था, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज आया, इसके अंदर मूर्तियों को बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, जिससे बुद्ध भगवान की और बुद्ध के जो फ्लावर्स हुआ करते थे, बुद्ध स्तंभ, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसके ऊपर ग्रीक रोमन देवताओं के परंपराओं या इनके ट्रेडिशन का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे ग्रीक रोमन देवताओं की बात करें तो अपोलो की मूर्ति से मिलती जुलती हुआ करती थी। ये अपोलो की मूर्ति ग्रीक रोमन देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस चार्ट को मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी दिखाया हुआ है, आप इसको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि एग्जाम्स के अंदर सेम इसी टेबल में आप इसको बना सको, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है। देखो, ये गांधार शैली में बना हुआ है, और यहाँ पे ये बना हुआ है मथुरा शैली के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग मूर्तियाँ जो बनी हुई है, तो ये समझने में आपकी थोड़ा आसानी कर देगी। एंड इसके बाद नीचे जो पॉइंट है हमारा, वो है मथुरा शैली के बारे में। देखो, मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड, इन तीनों के बीच में हुआ है किसका? मथुरा शैली का विकास। और इसका विकास कहाँ पे हुआ है? यमुना नदी के किनारे। जैसे कि हमने गांधार शैली की बात करी, तो ये पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से लगा हुआ एक जगह है गांधार, वहाँ पे इसका विकास हुआ था। लेकिन जो मथुरा शैली है, इसका विकास यमुना नदी के किनारे हुआ था। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्म, अभी हमने देखा कि जो गांधार शैली है इसके ऊपर से बुद्ध भगवान यानी कि बौद्ध धर्म का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन जो मथुरा शैली है इसके ऊपर उस टाइम के तीनों धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म, इन तीनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्हीं तीनों के इम्पैक्ट से मूर्तियों को बनाया गया है।
ठीक है, जिनमें इनकी कहानियों को और चित्र को शामिल किया गया है। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। तो इस प्रकार मथुरा शैली में मूर्तियों में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो देवता है उनके प्रतीकों को बनाया जाता है, जैसे कि मान लो उनके हथियार क्या हैं, उनके जो उपकरण वगैरह हैं, टूल्स वगैरह, उनको बना दिया जाता है। जैसे कि शिव जी का क्या है, शिवलिंग हो गया, इसको बनाना, मुखलिंग बनाना। इसमें क्या होता था, मथुरा शैली में प्रतीकें बनाई जाती थी। ठीक है, देखो इसमें जो मूर्ति की बात करें तो बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल बनाया गया है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखिए, इसमें क्या है कि बुद्ध की जो मूर्ति है उसके चारों ओर ये देखिए क्या बनाया गया है, प्रभामंडल बनाया गया है। आप देखोगे यहाँ पे तो ये गोल गोल जो है ना, ये गोल गोल, इसको प्रभामंडल कहा जाता है। और इसके अंदर ज्योमेट्री है, यानी कि ज्योमेट्री पैटर्न को यूज किया गया। एंड बुद्ध को 2 बोधिसत्वों कमल पकड़े हुए एंड ब्रश पकड़े हुए इसमें दिखाया हुआ, यानी उससे घिरे हुए हैं ये। ठीक है, अगर हम इसमें टेबल के रूप में इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा टेबल के रूप में समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके ऊपर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि जो गांधार शैली है उसके ऊपर यूनानियों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसको भारतीय यूनानी कला के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके ऊपर विदेशी फॉरेनर्स का इम्पैक्ट है गांधार शैली पे। लेकिन मथुरा शैली पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यह शैली स्वदेशी है, यानी भारत में फली फूली है और इसके ऊपर कोई भारी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये मथुरा के अंदर ही इसका विकास हुआ है, इसलिए भारी प्रभाव में गांधार शैली पे है लेकिन मथुरा शैली पे नहीं है। एंड इसके बाद क्या हमारे पास प्रयुक्त सामग्री, यानी कि किन चीज़ों का यूज किया गया बनाने के लिए। देखो अभी हमने ये देखा था कि जो गांधार शैली है इसका 2 स्टेज में विकास हुआ है। पहले स्टेज में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर को यूज़ किया जाता था और सेकंड स्टेज के अंदर इसमें मिट्टी और प्लास्टर का इसमें यूज़ किया जाता था। लेकिन जो मथुरा शैली है इसके अंदर चित्तीदार लाल बलुआ प्लास्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो चित्तीदार जैसे आज के बालू वगैरह देखते होगे, थोड़े कण टाइप में होते हैं, उसमें थोड़े हल्के से कण या पार्टिकल्स टाइप में। ठीक है, एंड तो ये थोड़े दोनों में डिफरेंस है। एंड इसके बाद धार्मिक प्रभाव, देखो जो गांधार शैली है इसके ऊपर सिर्फ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध जो चित्रकला है या बौद्ध जो पेंटिंग है इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जो मथुरा शैली है इसके ऊपर तीनों धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ मैं। एंड संरक्षण, यानी कि इसको फलने फूलने में या इसको देखरेख करने में, इसको प्रमोट करने में किन राजाओं का शासन रहा, किन राजाओं का हाथ रहा, किस डायनेस्टी का। देखो गांधार या मथुरा इन दोनों ही शैलियों के प्रमोट करने में या इसको फलने फूलने में या संरक्षण में कुषाण डायनेस्टी का हाथ रहा, जिसमें कनिष्क राजा ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद है विकास क्षेत्र। देखो जो गांधार शैली है इसका विकास हुआ उत्तर पश्चिम सीमांत में, यानी कि पंजाब से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ के गांधार इलाके में। और यहाँ पे एक जगह है कंकाली टीला जो कि जैन मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सेम जो मथुरा शैली जो है ये मथुरा, सींक और कंकाली टीला में काफ़ी फला फूला। इसके आसपास के कुछ इलाके भी हैं ये जहाँ, और अभी मैंने आपको बताया कंकाली टीला जहाँ पे जैन मूर्तियाँ है, ये मथुरा शैली के अंदर भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम गांधार शैली में बात करें तो जो बुद्ध की मूर्ति है इसके अंदर आध्यात्मिक मुद्रा में, ये देखिए आप जो आप ये मुद्रा देख पा रहे हो ये आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है, बिल्कुल आध्यात्मिक मुद्रा में, जो है बिल्कुल ही मतलब कि मेडिटेशन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, एंड इनमें काफ़ी कम आभूषण पहने गए हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी आभूषण टाइप में नहीं दिख रहे, चाहे गले वगैरह में कोई कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए आभूषण काफ़ी कम दिख रहे हैं। बस छोटी सी यहाँ पे बिंदी टाइप में दिख रही है बस, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इतना। ठीक है, एंड इनको योगी मुद्रा में दिखाया गया। आप देख सकते हो जो बैठे हुए हैं और जिन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं ना कहीं योगी मुद्रा में इनको दिखा रहा है और ये योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनकी जो आंखें हैं वो आधी बंद है, जो ये दिखाती है कि ये ध्यान मुद्रा में है। जब हम ध्यान मुद्रा में होते हैं तो कहीं भी हम कुछ नहीं सोच रहे होते, बस हम अपनी अंतरात्मा में बिल्कुल घुस जाते हैं अपने अंदर। तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में है, ये मेडिटेशन कर रहे हुए इसमें दिखाया गया है। और जो सिर पर उभरा और जटा दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे सिर पे जटा है और उभरे हुए कुछ बाल है जैसे घुंघरालू बाल वगैरह हुए, ऐसे दिखाया गया है जो कि ज्ञानता का प्रतीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। तो ये हो गया गांधार शैली के अकॉर्डिंग कैसे मूर्तियां बनाई जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास मथुरा शैली। मथुरा शैली के अंदर यानी जो मथुरा आर्ट है इसमें मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी देखिए, देखते हैं हम। देखो इसमें बुद्ध भगवान को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। मुस्कुराते हुए मतलब कि मान लो अंदर अंदर वो कि वो थोड़े से खुश टाइप में होंगे, थोड़ा हैप्पीनेस वैसे दिखाया गया। इसमें तंग कपड़े पहने हुए दिखाया गया, तंग मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप इसमें देख सकते हो कैसे कपड़े इनको पहने हुए दिखाया गया इसके अंदर। एंड हस्त पुष्ट बिल्कुल फिट इसमें दिखाया गया है। एंड में सिर जो है उनका मुंडा हुआ है, सिर जो है इसके अंदर सिर उनका मुंडा हुआ दिखाया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर जो इनकी जो अवस्था है वो पद्मासन अवस्था है। जैसे आप योगा करते हो कभी देखते हो, जैसे आप एक पाँव दूसरे पाँव पे रखकर बैठ जाओ, उसको ही पद्मासन हम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बुद्ध भगवान को इस तरीके से इसमें दिखाया गया है और सिर पर वैसा ही उभरा हुआ थोड़ा सा जटा टाइप में दिखाया गया है। तो ये है मथुरा शैली की कुछ विशेषताएं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप इसको देख सकते हो यहाँ पे गांधार शैली के अकॉर्डिंग, यानी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग मूर्तियाँ कैसी बनाई जाती थी। कुछ और मूर्तियाँ यहाँ पे दी गई है, कुछ और स्कल्पचर्स यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि चीज़ें आप समझ में आ जाए। ठीक है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। बाकी जो नोट्स है प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें
चीज़ों को इतने अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करके दिया हुआ है ताकि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस आपके इसी नोट्स में से आने वाले हैं। इस नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं बात करता हूँ अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए औपनिवेशिक स्थापत्य कला यानी कि अंग्रेजों ने जो भी बनाया उसकी कलाएं क्या थी। स्थापत्य मतलब बनाने की कला क्या थी। देखो जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन्हें जो भी भवन बनाया तो कहीं ना कहीं उस पर यूरोपीय यानी कि जो यूरोपियंस कल्चर है उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि यूरोपियंस लोग भारत के अंदर 16वीं सेंचुरी से ही आने स्टार्ट हो गए थे। तो जिसमें देखा जाए तो पुर्तगालियों ने गोवा के अंदर काफी सारे चर्च भी बनवाए, तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इस तरीके से जैसे यूरोपियंस आए तो उन्होंने अपने अपने कल्चर्स को भी लेकर आए, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा में जो चर्च बनाया है, तो चर्च बनाने का जो तरीका था आप देख सकते हो। तो जैसे चर्च यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, जैसे स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सेम एज इट इज वैसे ही चर्च भी गोवा के अंदर हमें आज भी मिलते हैं, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा उस टाइम पे बनाए गए थे। तो ये चीज़ हमें आज भी मिलता है देखने को। तो पुर्तगालियों का ये कंट्रीब्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कल्चर कहीं ना कहीं हमारे चर्च पे मिला। और एक चर्च जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे, जिसका नाम है बेसिलिका वोम जीसस, और ये काफ़ी फेमस है। और ये चर्च का तरीका आप देख सकते हो। आप इस चर्च के अंदर भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूरोपियन कल्चर के अंदर कैसे कैसे चीज़ों को सेव किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद जब ब्रिटिश भारत के अंदर आया तो ब्रिटिशों ने भी भारत के अंदर काफ़ी सारे भवने बनाए, चाहे वो पार्लियामेंट हो गया या इन्होंने अपने रहने के लिए बनवाया। जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए जो काफ़ी फेमस रहा, तो ब्रिटिश भारत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ता में इन्होंने बनाया था विक्टोरिया स्मारक। तो विक्टोरिया स्मारक जहाँ पे ये रहा भी करते थे, उसके बाद इसको एक म्यूजियम बना दिया गया है। और आज के टाइम पे ये कलकत्ता के अंदर जो कलात्मक वस्तुएं हैं जो अंग्रेजों के टाइम के, उसका एक म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पे आज कोई भी जा सकता है। तो इस तरीके से जो यूरोपियंस जो आर्ट है इंडियंस में जो भी बनाए गए उसके ऊपर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल कांस्य मूर्तियों की मुख्य विशेषता बताइए आपको। कांस्य मतलब क्या होता है? कांस्य का मतलब होता है जो तांबे और पीतल को मिलाकर बनता है। एक तरीके से कह सकते हो कि ये पीतल का ही थोड़ा हाई रूप होता है, इसलिए इसको कांसा यानी कि ब्रोंज स्कल्पचर कहा जाता है। तो इसको चोल चेल पांड्या डायनेस्टी का नाम सुना होगा आपने। साउथ इंडिया के अंदर काफी फले फूले, इनका काफी बड़ा राज रहा है, जिनमें चोल डायनेस्टी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कांस्य मूर्तियों को बनाने में। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है शिव जी का नटराज का मूर्ति, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये साउथ इंडिया के अंदर काफी फेमस रहा और इसको बनवाने में चोल डायनेस्टी यानी कि चोल साम्राज्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और इसी तरीके से अलग अलग जो भी मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। तो इसके अंदर आपको जो ये नटराज की मूर्ति है, इस क्वेश्चन में आपको इसी को ही डिस्क्राइब करना है। इसके बाद है राष्ट्रपति भवन दिल्ली या विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई के उदाहरण के साथ भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला के विकास का परीक्षण करिए। इसमें जितने भी चीजें बताई गई, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया या विक्टोरिया टर्मिनस हो गया, मुंबई के जितने, एंड मुंबई के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भवनें बनाई गई हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई है जो अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई है, इसलिए उनके ऊपर भी यूरोपियन जो आर्ट है उसका प्रभाव मिलता है हमें। तो इसके अंदर आपको इसको डिस्क्राइब करना है, जो कि मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको दे रखा है। एंड इसके बाद भित्ति चित्र से आप क्या समझते हैं और भित्ति चित्र विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। देखिए भित्ति चित्र का मतलब होता है जो दीवारें पर बनाया गया हो, जो दीवारों पे, अब कौन सी दीवार, जैसे गुफाओं की दीवार पे पहले बना दिया जाता था और रंगों से उनको रंग दिया जाता था। तो भारतीय भित्ति चित्र गुफाओं और महलों की दीवार पे बनाए गए हैं, जिसका सबसे पहला एविडेंस हमें अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक छोटा सा जगह है अजंता। अजंता में गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर हमें आज भी ये दिखती है जो दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई है। अजंता के बाद एलोरा की गुफाएं हैं जहाँ पे हमें दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई मिली है। तो इस तरीके से भारत के अंदर भी भित्ति चित्र का यूज किया गया है। आने वाले टाइम में इसका और भी यूज किया गया और अलग अलग लिपियों एंड साहित्य में भित्ति चित्रों का आज भी हमें एविडेंस मिलता है। विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विनय पिटक, इसके अनुसार क्या है कि आम्रपाली ने अपने महल की दीवारों पर उस समय के राजाओं, व्यापारियों और व्यापारियों के समूह को चित्रित करने के लिए चित्रकार नियुक्त किए थे, यानी कि पेंटर नियुक्त किए थे आम्रपाली ने उस टाइम पे अपने दीवारों पर पेंटिंग बनाने के लिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि उस टाइम पे भित्ति चित्र यानी कि जो ये पेंटिंग्स है जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंस हुआ करता था अपने दीवारों पे बनवाना, तो उस टाइम पे लोगों को ये बनाने की टेक्निक आती थी और इसका इंपॉर्टेंस पता था ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको समझ पाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला के विकास में शिल्प शास्त्रीय परंपरा के महत्व की विवेचना के लिए। देखो शिल्प शास्त्र का मतलब क्या होता है, जो हाथों से काम करते हैं, जो हाथों से अपनी कलाओं को बनाते हैं और इनके पास वो कलाएं होती है जिसके तहत ये कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। इसलिए भारतीय कला के विकास में, भारतीय कला मतलब जिसके ऊपर भारत के धार्मिक रूपों का प्रभाव मिलता है, यानी कि जो भी चीज़ें बनाया गया हो उसके ऊपर भारत के धार्मिक, चाहे वो हिंदुज़म हो या उसके ऊपर जैनिज़्म या बुद्धिज़्म, इनका इम्पैक्ट पड़ता हो। ये तो हमारे एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम मिडिएवल टाइम की बात करते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो मोमडन या जो मुस्लिम है उनका ही प्रभाव पड़ने लग गया। जैसे डोम बनाया जाना, जैसे मस्जिद टाइप में होता है ना, तो वैसे बनाया जाने लग गया, ऐसा भी हो गया। एंड मॉडर्न टाइम पे हमारे जो अंग्रेजों का जो आर्ट है यानी कि जो यूरोपियन आर्ट है वो भी आ गया। तो इस तरीके से भारतीय कला के विकास के बारे में आपको बताना है तीनों स्टेज में, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकाल और
आधुनिक काल में। तो आपको इसमें औपनिवेशिक काल के दौरान ही आपको इसके अंदर व्याख्या करनी है, जो भी कलाएं अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई है। एंड औपनिवेशिक काल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को बताना है। औपनिवेशिक काल में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे जो भी चित्रकलाएं बनाई गई है, जो पेंटिंग्स बनाई गई है, आपको इसमें ये डिस्क्राइब करना है। और इसमें आपको यही बताना है कि जितने भी पेंटिंग्स है, तो जिसमें जो हमारे पेंटिंग्स मिली है, जैसे कि अजंता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, इसके अंदर आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा और अंग्रेजों का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, अंग्रेजों ने अपना नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो दिया है, आपको इसमें ये बताना है। तो औपनिवेशिक काल में आधुनिक भारतीय कला के बारे में बताना है, अंग्रेजों के टाइम पे आर्ट के बारे में बताना है, ठीक है इसमें। एंड अजंता भित्ति परंपरा या मुगल और राजपूत लघु चित्रों के आलोक में चित्रकला परंपराओं की मुख्य विशेषताएं को बताइए आपको। देखिए आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, जो पेंटिंग का जो ट्रेडिशन रहा है हमारे पास अजंता में और मुगल और राजपूत मिनिएचर के अंदर। देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। देखो भित्ति चित्र का प्रयोग सिर्फ अजंता की गुफाओं में नहीं बल्कि मुगल के टाइम पे भी किया जाता था और मुगल दरबारियों के अंदर इनके अलग से अपॉइंट भी किया जाता था और राजपूतों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मुगल के द्वारा है, राजपूतों के द्वारा है, तो अलग अलग चीज़ों के द्वारा भी ये प्रयोग किया जाता था। तो इस शैली के अंदर जो उनका धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, उसका प्रभाव दिखता है। जैसे मुगलों के अंदर इस्लाम का थोड़ा प्रभाव दिखता है, उनका जो कल्चर रहा है उसका प्रभाव दिखता है, राजपूतों में राजपूतों का थोड़ा प्रभाव दिखता है। तो इनके अपना जो ट्रेडिशन है उसका प्रभाव दिखता है। आपको इनके ट्रेडिशन को इसके अंदर डिस्क्राइब कर देना है इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, मूर्ति कला में गुप्त शैली की विवेचना कीजिए। देखो कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है ये। देखिए मूर्ति कला में जो गुप्त शैली है, जो गुप्ता डायनेस्टी है, उसकी शैली बतानी है आपको। तो ये कलात्मक काफ़ी मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी रूप से बनाया जाता था ये, और गुप्त साम्राज्य ने मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण के लिए अपनी शैली अलग से विकसित करी थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट केव टेम्पल हो गया, ये बनाया गया था। एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन कांचीपुरम में बनाया गया था। ये अलग ही है। साउथ इंडिया के अंदर आप एक एक मंदिर देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं जो गुप्ताज हैं उनका इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इनका एक अलग ही स्टाइल हुआ करता था। पहाड़ों को काट के भी मंदिर बना दिए जाते थे, तो ये काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते थे, बहुत लंबे लंबे। और इनके ऊपर जो उकेरे गए हैं, ये डिजाइन जो बनाए गए ये पत्थरों पर, ये वाकई में काबिल तारीफ है, जो उस टाइम के मंदिरों को और मंदिरों से बिल्कुल अलग कर देती है। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे कि आधुनिक मूर्ति कला अंग्रेजों के टाइम पे कैसे विकास हुआ। कुतुब मीनार जो है, जिसमें कुतुब परिसर है हमारा पूरा, इसको डिस्क्राइब करना है। ताजमहल जो कि शाहजहां के द्वारा बनाएगा, आपको इसको डिस्क्राइब करना है इसके अंदर। तो इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड इन सभी क्वेश्चन की जो नोट्स के लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने इस नोट्स में आपको बता दिया है। नोट्स ले लेने के बाद जल्दी से इसको रीड कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया इसको हल्के में आप इनको समझ लीजिए। बाकी सारा टॉपिक आप बनाकर लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने इस नोट्स में आपको अच्छे से बता दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और टाइम दोस्तों प्लीज़ थोड़ा कम था, कमेंट में बस ये मत कहना कि सर और वीडियोज़ की तरह आपने थोड़ा हल्के में बता दिया। टाइम बहुत कम था, टॉपिक को तैयारी करने में, स्लाइड्स बनाने में दोस्त कम से कम 10-12 घंटे का टाइम लगता है और आपका एग्जाम कल ही है। टाइम बहुत कम मिला मुझे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को हल्के में डिस्क्राइब कर दिया। इतना तो है कि आप बना के तो आराम से देखिए आओगे। बाकी नेक्स्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है मैं पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।